क्या सोशल मीडिया पे रील चमकाना, पॉपुलैरिटी बटोरना और देश चलाना एक ही बात है? 2026 में जब नेपाल के युवाओं और जेनजी आंदोलन ने 35 साल के बालेन शाह को 2/3 बहुमत के साथ में नेपाल की सत्ता सौंपी तो लगा था कि नेपाल में एक नया सवेरा होगा। लेकिन पीएम बनने के 65 दिनों के भीतर ही बालेन शाह ने कुछ ऐसा कर दिया है कि नेपाल की संसद से लेकर भारत के कूटनीतिक गलियारों तक भूचाल सा मचा हुआ है। नेपाल की हर सरकार और हर पीएम के लिए भारत हमेशा प्राथमिकता में रहा है और भारत भी नेपाल को प्राथमिकता में रखता है। लेकिन बालेन शाह ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और डिप्लोमेसी की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिसे देखकर एक्सपर्ट भी हैरान रह गए और मान के चल रहे हैं कि इस आदमी को कूटनीति आती नहीं है और डिप्लोमेसी की समझ नहीं है। आलम यह है कि जिस युवा जोश के दम पर बालेन शाह पीएम बने, आज वही युवा उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आया। आखिर बालेन शाह ने ऐसा कर क्या दिया कि सीमा का जो विवाद हमेशा भारत को घेरने के लिए इस्तेमाल होता था, वो खुद बालेन शाह के गले की हड्डी बन गया है। जो बालेन शाह पिछले 60 दिनों से भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, आज उनकी ही पार्टी अपने रसूख को बचाने के लिए भारत की शरण में क्यों है? आज के वीडियो में डिकोड करेंगे इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो को। बात सबसे पहले उस बयान की करते हैं जिससे ताजा विवाद खड़ा हुआ है। बालेन शाह ने नेपाल की संसद में 31 मई को बयान दिया कि पीएम बनने के बाद मुझे पता चला कि ना सिर्फ भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमने इस मामले में यूके यानी ब्रिटेन सरकार से भी बात की है कि वो मध्यस्थता करे, क्योंकि ये सारे विवाद जो हैं ये ब्रिटिश भारत के काल से ही जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए स्थिति को कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल हमेशा पिछले कुछ सालों से खुद को विक्टिम दिखाता रहा है कि भारत ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पे कब्जा कर लिया है। लेकिन उनके ही देश का एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमने भी भारत की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे भारत नहीं होगी, पार्ले जी का पैकेट हो गया कि जेब में रख के कोई भी चल दिया। अब इस पूरे के पूरे बयानबाजी से नेपाल का केस अपने आप ही कमजोर हो जाता है। तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने तुरंत एक अपना बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री यानी बालेन शाह का जो ये बयान है ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। वो या तो सबूत दे इस बात का कि हमने भारत की जमीन पर कब्जा किया है या माफी मांगे। और तमाम विपक्षी दल जो हैं इस बात को लेकर और जो सामाजिक संगठन है वो इस प्रकरण को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं कि बालेन शाह ने इस तरीके का गलत बयान क्यों दिया, वो माफी मांगे। भारत के साथ में संबंध खराब करना चाह रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ झूठ बोलकर संसद को भी भरमाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मामला गले पड़ गया बालेन शाह के। अब स्थिति ये बन गई है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को इस पूरे मामले पे सफाई देनी पड़ी है कि पीएम ने अतिक्रमण की नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की बात की है। यानी भारत नेपाल के बीच में जो खुली सीमा है वो नोमैन्स लैंड जो है उसके ऊपर किसान दोनों तरफ जाके खेती बाड़ी करते रहते हैं, अतिक्रमण हो जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज उनको हटाती रहती हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको लेकर नेपाल के पीएम ने बात की थी, उन्होंने कोई कब्जे की बात नहीं की। लेकिन जो बयान आया वो बयान तो कुछ और था और इसी बयान ने बालेन शाह की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब करके रख दी। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब बालेन शाह ने भारत को लेकर इस तरीके का रवैया दिखाया। वो जब से पीएम बने हैं तब से लगातार भारत के साथ में वो इसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये रहा है कि राजदूतों के साथ उन्होंने सामूहिक मुलाकात की, जबकि नेपाल की राजनीति में यह स्थिति रही है कि जो भी व्यक्ति पीएम बनता है वो पीएम बनने के बाद सबसे पहली मुलाकात भारत के राजदूत से करता है और उसके बाद बाकी देशों के राजदूतों से मिलते हैं। लेकिन बालेन शाह ने भारतीय राजदूत से मिलने से मना कर दिया और सबके साथ में मुलाकात की। फिर इसके बाद में मई 2026 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेपाल जाकर बालेन शाह को भारत आने का न्योता देने की कोशिश की, लेकिन बालेन शाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मिलने का ही समय नहीं दिया। लिहाजा विक्रम मिस्री का जो दौरा था वो रद्द करना पड़ गया। इसके अलावा नेपाल का हर पीएम प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले भारत यात्रा पे आते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बालेन शाह ने तो उससे आगे बढ़कर ये कह दिया कि साल भर तक कहीं जाऊंगा ही नहीं, किसी भी विदेशी दौरे पे नहीं जाऊंगा। फिर उनका बयान आता है मानसरोवर यात्रा को लेकर कि भाई 4 जुलाई से जो यात्रा शुरू होने वाली है मानसरोवर यात्रा, उसमें भारतीय श्रद्धालु जो है वो लिपुलेख के पास से गुजरेंगे। तो नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन सरकार दोनों को चिट्ठी लिख दी है कि साहब इस रास्ते से तो नहीं जाना चाहिए, ये तो हमारा रास्ता है, दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। यानी तमाम तरीके की हरकतें बालेन शाह करते रहे भारत को उकसाने की। अब वो क्यों करते रहे ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बालेन शाह का जो रवैया था वो भारत विरोधी था। लेकिन अब तेल निकलना शुरू हो गया है। अब चीजें कैसे घूमनी शुरू हुई है देखिए। क्यों अब नेपाल की जो ये सत्ताधारी पार्टी है ये भारत के सरेंडर होने की स्थिति बन गई है। जो बालेन शाह की पार्टी है आरएसपी, उसका अध्यक्ष है रवि लामिछाने 5 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आया है और बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं बड़े उनसे मुलाकात कर रहा है, सरकार से भी मुलाकात कर रहा है, सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मिल रहा है? दरअसल हो ये रहा है कि जितने प्रचंड बहुमत से बालेन शाह सरकार के अंदर आया, अब उसका पूरा का पूरा धरातल खिसक गया है
हुआ क्या, एक तो उसने काठमांडू का मेयर रहते हुए जिस तरीके के बुलडोजर नीति अपनाई थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी उसी को अपनाना शुरू कर दिया। 4000 से ज्यादा बस्तियों को उजाड़ दिया नेपाल के अंदर, 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि पुनर्वास तो किया नहीं, हमको हटा दिया, तेरे को देख लेंगे। इसके अलावा नेपाल के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनके अंदर छात्र राजनीति के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, अध्यादेश जारी करके बैन लगा दिया। अब इसको लेकर यूथ जो है, युवा संगठन जो है, उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात की, लेकिन 65 दिनों के अंदर ही सरकार के 2 मंत्रियों को पद छोड़ने पड़ गए हैं, जिसमें गृह मंत्री शामिल हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद काम इसने एक और किया कि बॉर्डर के ऊपर सख्त कस्टम ड्यूटी लगा दी। यानी होता क्या है अभी तक कि नेपाल के अंदर सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं नेपाल के, वो खरीदारी करने भारत के अंदर आते हैं और सामान खरीद के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया कि भारत आकर जो भी कोई सामान खरीद के लेके जाओगे उसके ऊपर इसने 100 नेपाली रुपए की कस्टम ड्यूटी लगा दी। यानी आप कुछ भी खरीद के लेके जाओगे तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसको लेकर बहुत जबरदस्त बवाल जो है वो चल रहा है। लाखों की संख्या में नेपाली व्यापारी और नेपाल के जो लोग हैं इस कस्टम ड्यूटी से प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के दुकानदार भी भारत से सामान खरीद के लेके जाते थे और आम जनता तो खरीदती ही थी। तो भारत को परेशान करने के चक्कर में इसने इंजेक्शन लगा दिया नेपाल के लोगों के, और अब जबरदस्त तरीके से इस अघोषित नाकाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बालेन शाह के खिलाफ बहुत भयानक रूप से मूवमेंट खड़ा हो गया है पूरे के पूरे सीमावर्ती इलाकों के अंदर, और आने वाले दिनों के अंदर ये आग और भड़कने वाली है। इसके अलावा जो बालेन शाह का पूरा रवैया जो रहा है वो उसी तरीके से रहा है जैसे किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी का रहता है, कि अपने आप को बहुत सुपर कॉप की तरह दिखाना, कहीं भी चले जाना, कुछ भी बयान दे देना। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अब लोगों को परेशान करने लगी है। लोगों के दिमाग में ये आने लगा है कि किसको बिठा दिया, हमने तो जेन ज़ी आंदोलन को समर्थन दिया था और जेन ज़ी को ये लग रहा है कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और ये जो एक नमूना बैठ गया आके सरकार के अंदर, इसकी हरकतें जो हैं ये आज भी उसी तरीके की हैं जैसे ये इंस्टाग्राम के ऊपर रील डाल रहा हो। कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा इसका 65 दिन का कार्यकाल रहा है, इसने एक नया बवंडर नेपाल की राजनीति में खड़ा कर दिया, और नेपाल की राजनीति को प्रभावित करते करते इसने जो भारत के साथ में छेड़छाड़ शुरू की, अब इसकी खुद की पार्टी के अंदर खाने इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। और विवाद इसलिए हो गया है कि रवि लामिछाने जो है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, उसको ये समझ में आ रहा है कि नेपाल के अंदर तो हम बुरी तरीके से डिफेम होते ही जा रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम नेपाल में इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसमें वही जेन ज़ी भी शामिल हैं जिनके दम पर यह सत्ता में आया। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी इनकी फिटनेस बनानी शुरू कर दी है, और जिस तरीके से नेपाल को लेकर भारत की नीतियां बहुत उदार रही हैं, उसी तरीके से अब थोड़ा सा खिंचाव भारत सरकार ने करना शुरू किया। तो अब इस रवि लामिछाने को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो गया। बालेन शाह की जो नीतियां हैं भारत विरोधी, उनसे पार्टी सहमत नहीं है, तो ये अंदर खाने इनके इन फाइटिंग शुरू हो गई है। और इसी इन फाइटिंग से निजात पाने के लिए और चीजों को सामान्य बनाने के लिए रवि लामिछाने जो है ये भारत यात्रा के ऊपर इस समय आया हुआ है। यानी कुल मिलाकर बालेन शाह ने 65 दिनों के अंदर जो रायता बिखेरा भारत के खिलाफ या लोकल लेवल के ऊपर, अब ये रवि लामिछाने यहां आकर उस रायते को समेट के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार ये कह रही है कि करेंगे बेटा, तुम्हारा इलाज करेंगे, पहले तो तुम्हारी उस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी जो है उसका दिमाग ठिकाने लाओ, उसके बाद में आगे की बातचीत करनी शुरू करेंगे। कुल मिलाकर नेपाल की सरकार इस समय परेशानी के दौर में आती जा रही है, और इसका सीधा कारण है बालेन शाह की इमैच्योर राजनीति और उनके ऊट पटांग बयान। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बालेन शाह वाकई में अपरिपक्व है, या ये सब उनकी कोई सोची समझी कूटनीति है? और भारत किस तरीके से अब नेपाल के ऊपर शिकंजा कस सकता है, ताकि शिकंजा कसने का अर्थ ये नहीं है कि नेपाल की राजनीति में भारत कोई दखल देगा, केवल इसलिए कि जिस तरीके की भारत विरोधी नीतियां बालेन शाह अपनाने की कोशिश कर रहा है उन पर लगाम लग सके। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।